हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम बात करते हैं हमारे यूनिट फर्स्ट के अंदर। अब हम स्टार्ट करेंगे सेकंड टॉपिक। यूनिट फर्स्ट ही हमारा चल रहा था, इसके अंदर हम सेकंड टॉपिक स्टार्ट करते हैं। यूनिट फर्स्ट के अंदर हम दो टॉपिक को पढ़ते हैं। फर्स्ट के अंदर हमने पूरा पढ़ा था क्लासिफिकेशन। फर्स्ट के अंदर हमने पूरा क्या पढ़ा था? क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन हमने देखा था, कॉर्डेटा का पूरा क्लासिफिकेशन देखा था, जिसके अंदर हमने हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा और उसके बाद में जो यूकॉर्डेटा में आता है जिसमें वर्टिब्रेटा की सारी क्लासेस वगैरह सब देखी थी। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन वाला हमारा पूरा पोर्शन जो है वो अब तक कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात करते हैं कि जो प्रोटोकॉर्डेट सेकेंड टॉपिक के अंदर आता है, जो प्रोटोकॉर्डेट्स होते हैं, उन प्रोटोकॉर्डेट्स के अंदर उनकी जो स्ट्रक्चर होती है, प्रोटोकॉर्डेट्स के अंदर, प्रोटोकॉर्डेट्स में इनकी स्ट्रक्चर के अंदर जो डिफरेंस होता है, स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या डिफरेंस पाया जाता है उसको हम देखेंगे। स्ट्रक्चर के साथ में हम इनके हैबिट और हैबिटेट के बारे में बात करते हैं। हैबिट एंड हैबिटेट के बारे में हम बात करते हैं कि हैबिट और हैबिटेट में क्या डिफरेंस होता है। उसके बाद में हम इनके बॉडी सिस्टम के बारे में बात करते हैं। बॉडी सिस्टम में कौन कौन से सिस्टम होते हैं, साथ ही उनमें किस प्रकार के सिस्टम्स पाए जाते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, ये जो प्रोटोकॉर्डेट्स होते हैं इनके हम कंपैरिजन की स्टडी करते हैं। क्या करेंगे हम इनके अंदर? कंपैरिजन के बेसिस पे हम क्या करेंगे, इनके अंदर स्टडी करेंगे। अब प्रोटोकॉर्डेट में कौन कौन से आते हैं वो तो हम पता ही है। प्रोटोकॉर्डेट्स में पहला आता है हमारा हेमिकॉर्डेटा। कंपैरिजन जो है, कंपैरिजन हम किस किस के बीच में देखेंगे, हम देखेंगे पहला हेमिकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा के बाद में जो सेकेंड आएगा वो हमारा आएगा यूरोकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा, और थर्ड जो हमारा आएगा वो आएगा हमारा सिफेलोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा। ठीक है, इन तीनों के बीच में हमें कंपैरिजन देखना। कंपैरिजन मेनली हमें स्ट्रक्चर के बेसिस पे, हैबिट और हैबिटेट के बेसिस पे और उसके बॉडी सिस्टम के बेसिस पे हमें इनके अंदर कंपैरिजन पढ़ना है। तो आज हम सबसे पहले इसके अंदर शुरुआत करेंगे हम इनके जो जनरल कैरेक्टर्स होते हैं, साथ ही हम इसके अंदर एक और इंक्लूड कर लेते हैं, इसके अंदर जो जनरल कैरेक्टर्स, जनरल कैरेक्टर्स में क्या क्या डिफरेंस आता है इनके अंदर, उसको हम क्या करेंगे, जनरल कैरेक्टर्स को हम डील करेंगे। तो सबसे पहले आज हम शुरुआत करेंगे जनरल कैरेक्टर्स को लेकर के। ठीक है, कि इन तीनों के बीच में जनरल कैरेक्टर्स में क्या क्या डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। फर्स्ट जो आएगा हमारा अभी वो आएगा जनरल कैरेक्टर्स। ठीक है, जनरल कैरेक्टर्स। जनरल कैरेक्टर्स के अंदर क्या होता है, जनरल कैरेक्टर्स में सारे के सारे उसका इन शॉर्ट के अंदर डिवीजन दिया हुआ होता है। कंपैरिजन हम जैसे देख सकते हैं कि जैसे तीनों एनिमल्स, तीनों के अंदर कौन कौन से एनिमल इंक्लूड होते हैं, कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, तो वो सारा का सारा किसमें आएगा, जनरल कैरेक्टर्स के अंदर आएगा। तो हम सबसे पहले बात करते हैं इसके जनरल कैरेक्टर पे। तो हम इसको एक फ्लो चार्ट के रूप में पढ़ेंगे। ये दिया हुआ है जनरल कंपैरिजन। ठीक है, क्या दिया हुआ है, जनरल कंपैरिजन ऑफ 3 प्रोटोकॉर्डेट सब फाइला। 3 प्रोटोकॉर्डेट जो सब फाइला उनका जनरल कंपैरिजन जो है वो यहाँ पर दे रखा है। तो हम इसके अंदर क्या देखेंगे, इसके अंदर हम देखेंगे सबसे पहला कौन सा आएगा, कैरेक्टर। कैरेक्टर के बाद में कौन कौन से कैरेक्टर को हम यहाँ देखने वाले हैं उनको डील करेंगे। सब फाइलम कौन से, सब फाइलम फर्स्ट आता है हेमिकॉर्डेटा। सब फाइलम फर्स्ट कौन सा आएगा, हेमिकॉर्डेटा। सब फाइलम सेकेंड जो होता है, सेकेंड कौन सा होता है, यूरोकॉर्डेटा। और थर्ड जो सब फाइलम आता है, थर्ड आता है सिफेलोकॉर्डेटा। इनके अंदर हम कंपैरिजन भी इनके कौन कौन से ऑर्गेनिज्मों में देख रहे हैं तो वो भी हम देख लेते हैं। हेमिकॉर्डेटा के अंदर हम देख रहे हैं बेलेनोग्लोसस की। ये जो सारे यहाँ पर कैरेक्टर्स दे रखे हैं, ये कैरेक्टर्स किसके रिगार्डिंग दे रखे हैं, ये बेलेनोग्लोसस के रिगार्डिंग दे रखे हैं। यूरोकॉर्डेटा में हर्डमानिया के कैरेक्टर्स और सिफेलोकॉर्डेटा में ब्रैंकियोस्टोमा के कैरेक्टर्स। ब्रैंकियोस्टोमा को हम एम्फीऑक्सस भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे हम, एम्फीऑक्सस भी बोलते हैं। ठीक है,
तो इनके बीच में हम कैरेक्टर्स बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन की। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? तो डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे पहला जो हेमिकॉर्डेट्स होते हैं वो कैसे होते हैं? मराइन होते हैं। मराइन मतलब जो सी वाटर के अंदर या ओशियनिक वाटर के अंदर पाए जाते हैं। साथ ही इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है? वर्ल्ड वाइड होता है, मतलब ये वर्ल्ड में हर जगह पर हमें दिख जाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई इनका स्पेसिफिक एरिया नहीं है, नॉर्थ साउथ वगैरह ईस्ट वेस्ट कोई स्पेसिफिक इनका एरिया नहीं होता है। बाकी के जो दोनों फाइलम है उन दोनों फाइलम के अंदर भी इनका कोई स्पेसिफिक एरिया नहीं होता है। डिस्ट्रीब्यूशन इनका भी मराइन होता है और वर्ल्ड वाइड होता है, ठीक है। सिफेलोकॉर्डेटा जो होते हैं ये भी मराइन होते हैं और ये भी कैसे होते हैं? वर्ल्ड वाइड होते हैं। सेकेंड अगर हम पॉइंट की बात करें तो सेकेंड हमारा आता है हैबिट्स और हैबिटेट। हैबिट्स मतलब ये किस प्रकार के होते हैं? इनको साथ रहना पसंद है, अकेले रहना पसंद है, घूमना पसंद है, एक जगह रहना पसंद है, किस प्रकार के, उनको हम इंक्लूड करते हैं हैबिट्स के अंदर। और हैबिटेट जहां पर ये पाए जाते हैं, इनका जो आवास जो होता है, ठीक है। तो बेलेनोक्लोसस की अगर हम बात करें तो बेलेनोक्लोसस कैसे होते हैं? ये सॉलिटरी होते हैं। सॉलिटरी का मतलब होता है अकेले। सॉलिटरी का मीन क्या होगा? अकेले रहने वाले एनिमल, ठीक है। सॉलिटरी का मीन होता है अकेले रहने वाले एनिमल और कॉलोनी का मीन होता है जो ग्रुप में रहते हैं। कॉलोना का मीन क्या हो जाएगा? जो कि ग्रुप में रहते हैं, ठीक है। तो सॉलिटरी भी हो सकते हैं या फिर ये कॉलोनियल भी हो सकते हैं, दोनों ही तरह से हमें देखने को मिल सकते हैं। हर्डमानिया की हम बात करें तो हर्डमानिया भी हमें सॉलिटरी भी दिख सकते हैं और कॉलोनियल भी दिख सकते हैं। वहीं अगर हम ब्रैंकियोस्टोमा की बात करें तो ब्रैंकियोस्टोमा जो होगा वो केवल और केवल कैसे होते हैं? सॉलिटरी होते हैं। ब्रैंकियोस्टोमा को किसी और के साथ में घूमना पसंद नहीं होता है, ये अकेला घूमेगा, ठीक है। ये तो हो गए इनके रहने की बात। फिर हम बात करते हैं बेलेनोक्लोसस के अंदर, तो ये कैसे होते हैं? इनका शेप अगर हम बोले तो ये ट्यूबिकोलस होते हैं। ट्यूबिकोलस का मतलब होता है कि ये ट्यूब के फॉर्म में इस तरह से ये पाए जाते हैं। कैसे पाए जाएंगे? ये इस तरह से ट्यूब के फॉर्म में ये पाए जाएंगे, ठीक है। इलोंगेटेड होता है। इलोंगेटेड मतलब ये लंबे होते हैं, ये इस तरह से कुछ लंबे लंबे पाए जाते हैं, ठीक है। सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होती है, सिलेंडर के समान, और वर्म लाइक होते हैं। वर्म लाइक मतलब जैसे अर्थ वर्म जो हम पढ़ते हैं ना, कीड़े जो जैसे चलते हैं, ठीक है, तो उनकी तरह वर्म की तरह इनकी स्ट्रक्चर होती है। हर्डमानिया जो होता है, हर्डमानिया सॉलिटरी और कॉलोनियल के साथ में ये कैसे हो सकते हैं? ये या तो फिक्स्ड हो सकते हैं या फिर फ्री स्विमिंग हो सकते हैं। फिक्स्ड कैसे होंगे? हम हर्डमानिया के स्ट्रक्चर देखें तो उसको सी स्कर्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार की होती है, ठीक है। ये नीचे की तरफ ये इसका सबस्ट्रेटम बना हुआ होता है। ये क्या होता है? ये इसका सबस्ट्रेटम होता है, ठीक है। सबस्ट्रेटम के ऊपर ये अटैच रहते हैं। तो कुछ हर्डमानिया फ्री होते हैं, कुछ ये फिक्स्ड होते हैं। डीजनरेट होते हैं मतलब इनके अंदर ना तो हेड वाला पोर्शन का पता चलता है, ना इनके अंदर थॉरेक्स वाले पोर्शन का पता चलता है, ना ही इसके अंदर एब्डोमेन वाले पोर्शन का पता चलता है। इसलिए इसको बोला जाता है इसकी बॉडी जो होती है वो डीजनरेट होती है। मतलब ऐसा लगता है कि जैसे एक पत्थर का पत्थर या एक है ना फ्लावर वाज जो होता है उसको जैसे रख दिया हो वैसा। बैग लाइक इसकी स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर कुछ भी चीज डिफ्रेंशिएटेड नहीं होती है, कि ऐसा बड़ा सा बैग जिसके अंदर बहुत सारा सामान भरा हुआ रहता है ऐसा, ठीक है। तो इसलिए इसकी बॉडी कैसी होती है? डीजनरेट होती है। ब्रैंकियोस्टोमा की बात करें तो इनको केवल अकेले घूमना पसंद होता है, साथ ही साथ ये बरोइंग एनिमल होते हैं। बरोइंग दैट मीन्स जो कि बिल बना के रहते हैं। बरोइंग का मीन क्या होता है? बिल बना के रहने वाले हैं। और ये फ्री स्विमिंग करते हैं। फ्री स्विमिंग मतलब ये अकेले घूमते हैं, ठीक है। फ्रीली मतलब वाटर के अंदर मूव करते हैं, फिक्स्ड नहीं होते, किसी भी जगह से ये चिपक करके नहीं रहते हैं। अच्छा, ये जो इनका था थर्ड वाला पॉइंट, ये हमने शेप जो था शेप इसी के अंदर देख लिया हमने। बेलेनोक्लोसस इलोंगेटेड होगा, सिलेंड्रिकल होगा और वर्म लाइक होगा। हर्डमानिया डीजनरेट और बैग लाइक होगा। और अगर इसकी एम्फियोक्सस की बात करें, ब्रैंकियोस्टोमा की बात करें तो ये कैसे होते हैं? ये फिश लाइक होते हैं। ब्रैंकियोस्टोमा कैसे होंगे? ये कुछ इस तरह के ये फिश लाइक होंगे, ठीक है। ये लेटरली कंप्रेस्ड होते हैं, मतलब है ना ज्यादा ये चौड़े नहीं होते, ये इस साइड से ये ऐसे, यहाँ से ये लेटरली कंप्रेस्ड होते हैं। बॉडी डिवीजन की बात करें हम नेक्स्ट,
तो बॉडी डिवीजन जो होता है हर्डमानिया के अंदर हमें बॉडी टोटली डिवाइडेड देखने को मिलती है, 3 पार्ट में डिवाइडेड होती है, हेड, नेक और ट्रंक। ठीक है, ट्रंक, नेक और हेड के अंदर डिवाइडेड दिखती है। हर्डमानिया की अभी हमने बात की कि हर्डमानिया कैसा होता है, बैग लाइक होता है, दैट मीन्स इसके अंदर कोई डिवीजन नहीं पाया जाता, अनसेगमेंटेड बॉडी होती है। इसके अंदर ना तो हमें हेड डिस्टिंग्विश होता है, ना ही टेल डिस्टिंग्विश होती है। एम्फियोप्सिस की बात करें तो ये सेगमेंटेड बॉडी होती है, मतलब हमें क्लियरली इसके अंदर डिस्टिंग्विश होता है अलग हेड के साथ, मतलब ये वाला इतना पोर्शन हेड वाला होगा, ये वाला पीछे वाला ये एब्डोमिनल वाला, या हम ट्रंक वाला पोर्शन इसको बोल सकते हैं। ठीक है, एम्फियोप्सिस कैसा होता है, सेगमेंटेड होता है। पोस्ट एनल टेल की अगर हम बात करें तो पोस्ट एनल टेल जो होती है वो बेलेनोग्लोसिस, पोस्ट एनल टेल मतलब ये पीछे वाला जो पूंछ वाला जो हिस्सा होता है। ठीक है, पोस्ट एनल टेल क्या होती है, बेलेनोग्लोसिस में एब्सेंट रहेगी। हर्डमानिया में तो वैसे भी डिस्टिंग्विश नहीं होता तो इसमें एब्सेंट होती है, लेकिन एम्फियोप्सिस के अंदर पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट होती है। क्या होगी, प्रेजेंट होगी। फिन्स की अगर हम बात करेंगे तो फिन्स बेलेनोग्लोसिस में एब्सेंट दिखाई देते हैं, मतलब एब्सेंट होते हैं। हर्डमानिया में भी एब्सेंट होता है, लेकिन एम्फियोप्सिस, क्योंकि हमने एम्फियोप्सिस को बोला ही क्या है, एम्फियोप्सिस फिश लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसलिए मोस्ट ऑफ द जो फिश के कैरेक्टर होते हैं वो हमें एम्फियोप्सिस में देखने को मिलते हैं। मीडियन फिन्स इसके अंदर पाए जाते हैं। टेस्ट की बात करें, टेस्ट का मतलब होता है कवरिंग। टेस्ट को हम किससे कंसिडर करेंगे, टेस्ट को हम कंसिडर करेंगे कवरिंग से। ठीक है, कवरिंग जो होती है, कवरिंग आवरण जिसको हम बोलते हैं, तो बेलेनोग्लोसिस की बॉडी के ऊपर कोई भी आवरण हमें नहीं दिखाई देता है, लेकिन जो हर्डमानिया होता है इनको हम टेस्टिकेटेड एनिमल भी बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब इनके अंदर क्या होगा, कवरिंग जो होगी वो प्रेजेंट होती है। एम्फियोप्सिस के अंदर कवरिंग एब्सेंट होती है। सिर्फ हमें कवरिंग टेस्ट जो होता है वो किस में देखने को मिलेगा, हर्डमानिया के अंदर ही देखने को मिलेगा। क्यों, इसका रीजन ये होता है क्योंकि ये फिक्स्ड एनिमल होता है, ये दूसरी जगह पर मूव नहीं करता है, तो इसका जो प्रेडेटर होता है वो कहीं इसको प्रे ना बना ले, मतलब इसका जो शिकारी होता है वो इसको शिकार ना कर ले, इसको शिकार ना बना दे। इस चीज को रोकने के लिए या इस चीज से बचने के लिए इसके अंदर टेस्ट पाया जाता है, कवरिंग जो होती है वो पाई जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिलोम की। तो सिलोम जो होते हैं ये होते हैं एंटेरोसिलोस। एंटेरोसिलोस कैसा होता है, सिलोम की अगर हम बात करें तो जो बॉडी होती है नॉर्मली, जैसे अगर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी की बात करें हायर की, तो उनके अंदर बॉडी जो होती है वो 3 तरह की सेल से मिलकर बने होती है, एक्टो, मीजो और एंडो। ठीक है, तो ये 3 लेयर जो होती है ये क्या करती है, ये बॉडी की स्ट्रक्चर, बॉडी लाइनिंग बनाने का काम करती है। तो सिलोम जो होती है कैविटी जो होती है, जो कि इस मीजोडर्मल, जो मीजोडर्म जो होती है इस मीजोडर्म से बनती है। किससे बनेगी, मीजोडर्म से ये बनती है। ठीक है, तो एंटेरोसिलस जो होता है क्या होती है, मीजोडर्म से बनी हुई, और ये कब बनती है, एम्ब्रियो के टाइम पे। एम्ब्रियो के टाइम पे इनके अंदर कैविटी बनती है जिसको हम एंटेरोसिलस बोलते हैं। कौन सी लेयर से बनती है, मीजोडर्म से बनती है। ये एंटेरोसिलस होता है, डिविजिबल होता है ये 3 रीजन के अंदर। ठीक है, किस में डिविजिबल होगा, 3 बॉडी रीजन के अंदर डिविजिबल होता है, मतलब इसकी बॉडी में यहाँ पर कैविटी पाई जाती है, यहाँ पर ऐसे। हर्डमानिया में हम बात कर रहे हैं सिलोम की, तो हर्डमानिया में कोई सिलोम हमें देखने को नहीं मिलती है, या फिर अगर पाई भी जाती तो ये रिप्लेस्ड हो जाती है। किसके द्वारा, ये रिप्लेस्ड हो जाती है एट्रियल कैविटी के द्वारा। एट्रियल कैविटी जो पाई जाती है उसके द्वारा ये रिप्लेस हो जाएगी। और एम्फियोप्सिस के अंदर भी सेम होता है, या तो एब्सेंट होगी या फिर रिड्यूस्ड हो जाएगी। किसके द्वारा, एट्रियल कैविटी के द्वारा। ओके, एट्रियल कैविटी की अगर हम बात करें तो एट्रियल कैविटी की अगर हम बात करें तो बेलेनोग्लोसिस के अंदर एट्रियल कैविटी जो होती है, नेक्स्ट पॉइंट, ये एट्रियल कैविटी हमें एब्सेंट दिखाई देती है। लेकिन हर्डमानिया की अगर हम बात करें तो ये कैसा होता है, ग्रेटली डेवलप्ड होता है। अब इसका रीजन क्या होता है, तो ये एट्रियल कैविटी जो होती है जुड़ी होती है हार्ट से। किससे जुड़ी होती है, हार्ट से। हमें पता है, हम जैसे अगर हम हमारे हार्ट की बात करें तो हमारा हार्ट इस तरह से होता है, यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से ब्लड ऑरिकल में आ रहा है। ठीक है, तो किसके थ्रू आ रहा है, ये वेन्स के थ्रू आ रहा है।
ठीक है, यहां से भी ब्लड जो है ये क्या हो रहा है, वेन्स के थ्रू आ रहा है, वेन्स के थ्रू आ रहा है। तो एट्रियल मतलब ऑरिकल से रिलेटेड, किससे रिलेटेड, ऑरिकल वाले पोर्शन से रिलेटेड, ऑरिकल वाले पोर्शन से रिलेटेड होता है। तो ऑरिकल के अंदर जब वेन्स जो होती हैं, ऑरिकल के अंदर क्या होगा, वेन्स जो होती है वो जब ब्लड को लेके आती है, तो जिस कैविटी के अंदर आती है, ऑरिकल के अंदर आ रही है, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, एट्रियल कैविटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम, एट्रियल कैविटी। तो बेलेनोक्लोसस के अंदर एट्रियल कैविटी एब्सेंट होती है। और जो हार्डमानिया होता है, हार्डमानिया के अंदर अगर हम एट्रियल कैविटी की बात करें तो ये अच्छे से डेवलप्ड होती है, ठीक है, ग्रेटली, मतलब ये डेवलप हो रही होती है। और ब्रैंकियोस्टोमा की बात करें तो ब्रैंकियोस्टोमा के अंदर ये वेल डेवलप देखने को मिलती है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट नोटोकॉर्ड की। तो नोटोकॉर्ड हमें बेलेनोक्लोसस में एब्सेंट दिखाई देगी, इसीलिए हमने क्या किया, इसीलिए हमने हेमिकॉर्डेटा को किसके अंदर रखा है, इनवर्टिब्रेट्स के अंदर रखा है। क्यों, क्योंकि इकाइनोडर्म से ज्यादा सिमिलरिटी शो करता है, तो इसके अंदर नोटोकॉर्ड जो होती है वो एब्सेंट होती है। इंस्टेड नोटोकॉर्ड की जगह पर इसमें क्या पाई जाती है, स्टोमोकॉर्ड पाई जाती है। स्टोमोकॉर्ड क्या होती है, स्टमक के अंदर एक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर जो होती है वो स्टोमोकॉर्ड कहलाती है, तो इसके अंदर नोटोकॉर्ड की जगह पर स्टोमोकॉर्ड होती है। हार्डमानिया की बात करें तो हार्डमानिया में केवल हमें नोटोकॉर्ड लार्वल टेल में देखने को मिलती है, एडल्ट स्टेज के अंदर ये एब्सेंट हो जाती है, जो एडल्ट होगा उसमें ये नहीं पाई जाएगी। देन वी आर टॉकिंग अबाउट ब्रैंकियोस्टोमा। तो ब्रैंकियोस्टोमा में नोटोकॉर्ड परसिस्टेंस होती है और ये थ्रू आउट लाइफ पाई जाती है, इसीलिए सिफेलोकॉर्डेटा को वेल डेवलप, या हम बोल सकते हैं कि जो डेवलपमेंट हो रहा था कॉर्डेट्स का, तो सिफेलोकॉर्डेटा के बाद में ही क्या हुआ है, जो हायर कॉर्डेट्स होते हैं वो आए। तो इनके अंदर क्या हो रही है, थ्रू आउट लाइफ रॉड लाइक स्ट्रक्चर हमें नोटोकॉर्ड के फॉर्म में देखने को मिल रही है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं इनके अंदर मसल्स की। तो मसल्स कैसे होते हैं, अनसेगमेंटेड होते हैं, मतलब मसल्स का कोई डिवीजन नहीं पाया जाता है। हार्डमानिया में भी हमें मसल्स अनसेगमेंटेड देखने को मिलते हैं, जबकि ब्रैंकियोस्टोमा में अगर हम बात करें तो ब्रैंकियोस्टोमा में हमें मेटामेरिकली सेगमेंटेड मसल्स देखने को मिलते हैं, जो कि मायोटोम्स वाले होते हैं, एज मायोटोम्स। मायोटोम्स हम जाते हैं, हमारे मसल्स के अंदर मायोटोम्स पाए जाते हैं, ठीक है, मायोर जिसको हम बोलते हैं। तो ये कैसे होती है, सेगमेंटेड मसल्स हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं डाइजेस्टिव ट्यूब की। तो डाइजेस्टिव ट्यूब हमें हार्डमानिया में कंप्लीट देखने को मिलती है। ये स्ट्रेट हो सकती है या फिर कॉइल्ड फॉर्म में हो सकती है। स्ट्रेट मतलब या तो ये सीधी होगी या फिर ये इस तरह से कुंडली बना करके होगी, ठीक है। हार्डमानिया के अंदर भी हमें जो डाइजेस्टिव ट्यूब होती है वो कंप्लीट देखने को मिलती है, और ये कैसी होती है, कॉइल्ड फॉर्म में होती है। जबकि एम्फिओक्सस की बात करें तो ये कंप्लीट होती है, बट ये स्ट्रेट फॉर्म के अंदर पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओरल हुड की। तो ओरल हुड जो होता है, ओरल हुड मतलब माउथ वाला पार्ट जहाँ से वो फूड को लेता है, ठीक है। तो ओरल हुड जैसे हमारा जो हम जैसे खाना जो खाते हैं तो हम मुंह खोलते हैं ना, तो वो वाला जो पार्ट होगा वो ओरल हुड, ठीक है। तो ओरल हुड जो होता है वो हमें बेलेनोक्लोसस के अंदर एब्सेंट होता है, हार्डमानिया में भी एब्सेंट होता है, लेकिन ये एम्फिओक्सस के अंदर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हम फेरिंजियल एपरेटस की बात करें तो फेरिंजियल एपरेटस में क्या है, ओरल हुड वाला पार्ट कहाँ खुलेगा, फेरिंक्स के अंदर खुलेगा। तो फेरिंजियल एपरेटस हमें कैसा दिखाई देता है, बेलेनोक्लोसस में लार्ज होता है, सिंपल होता है, साथ ही साथ इसके अंदर डॉर्सल लीनियर रोज पाई जाती है, किसकी, गिल स्लिट्स की। हमने ये चीज देखी थी जब इस क्लासिफिकेशन पढ़ा था, तो फेरिंजियल वाले पार्ट के साथ में ही लोअर कॉर्डेट्स में गिल स्लिट्स हमें देखने को मिलते हैं। तो इसके अंदर कितनी रो पाई जाती है, गिल स्लिट्स की 2 रो पाई जाती है। हार्डमानिया की बात करें तो हार्डमानिया में भी हमें फेरिंजियल एपरेटस बड़ा देखने को मिलता है, कॉम्प्लेक्स होता है, विथ 2 to several पेयर ऑफ लेटरल गिल स्लिट। इसमें 2 से ज्यादा पेयर गिल स्लिट्स भी पाए जा सकते हैं। एम्फिओक्सस की हम बात करें तो एम्फिओक्सस के अंदर हमें लार्ज, कॉम्प्लेक्स विथ
सेवरल पेयर ऑफ गिल स्लिट्स देखने को मिलते हैं। एम्फियोक्सिस के अंदर हमें नंबर नहीं पता है कि कितने पेयर होते हैं, इसके अंदर बहुत सारे लेटरल गिल स्लिट्स देखने को मिलते हैं और ये सारे के सारे कैसे होते हैं, पेयर्ड फॉर्म में होते हैं। गिल स्लिट कभी भी सिंगल फॉर्म में नहीं पाया जाएगा। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट फीडिंग मैकेनिज्म ऑफ बैलेनोग्लोसस। तो इनके अंदर फीडिंग मैकेनिज्म हमें सीलियरी फॉर्म में देखने को मिलती है। किस फॉर्म में देखने को मिलेगी, सीलियरी और फिल्टर फॉर्म में। अब सीलियरी फॉर्म क्या होती है, इनके जो माउथ वाला पार्ट या फिर माउथ के अंदर की तरफ क्या होता है, जैसे ये स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं, ये एनिमल है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होंगे, इनके अंदर सीलिया पाए जाएंगे। ये क्या करते हैं, फूड को जब इनटेक करते हैं तो ये वाटर के अंदर रहते हैं। फूड को जब ये इनटेक करेंगे तो जब फूड इनके अंदर आएगा यहाँ से ऐसे वाटर के थ्रू, तो उसके अंदर बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स होंगे। ये क्या है, ये जैसे फूड पार्टिकल्स है, ठीक है। इसके साथ साथ में इसके अंदर बहुत सारे अनवांटेड पार्टिकल्स भी होंगे, ये अनवांटेड पार्टिकल्स भी है। तो ये सीलिया क्या करते हैं, ये केवल जो इसको जरूरत होती है उन्हीं पार्टिकल्स को ये आगे पास आउट करते हैं, बाकी को वहीं पर रोक देते हैं। जैसे हम कोई भी चीज छान के लेते हैं ना, तो उसी तरह से इनके अंदर फीडिंग पाई जाती है। इसी चीज को क्या बोला गया, इसी को बोला गया सीलियरी फीडिंग, मतलब फिल्टर करके लेना, किसी चीज को छान करके लेना। तो इसमें से रेड वाले जो है वो काम के, तो रेड वालों को ही ये लेगी, येलो वालों को ये क्या कर देंगे, वहीं पर ट्रैप कर देंगे और उसको फिर बॉडी से बाहर रिमूव कर देंगे। तो फिल्टर फीडिंग हमें देखने को मिलती है सीलिया की हेल्प से। हर्डमानिया के अंदर भी सीलियरी फीडिंग होती है और एम्फियोक्सिस के अंदर भी हमें सीलियरी फीडिंग देखने को मिलती है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन की अगर हम बात करें तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन बैलेनोग्लोसस में एब्सेंट होता है। रेस्पिरेशन जो होता है इनके अंदर किसके द्वारा होता है, सरफेस के थ्रू होता है, मतलब इनकी जो सरफेस होगी, इनकी जो स्किन होगी उसके थ्रू होगा, ओके। तो रेस्पिरेशन जनरल सरफेस के द्वारा बैलेनोग्लोसस में पाया जाता है। हार्डमानिया में हम बात करें रेस्पिरेशन की, तो ये इसके अंदर भी रेस्पिरेशन एब्सेंट होता है, बॉडी सरफेस के थ्रू इसमें भी रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। और सेम चीज ब्रेंकियोस्टोमा में भी होती है, इसमें भी रेस्पिरेशन हमें बॉडी सरफेस के थ्रू ही देखने को मिलेगा। अगर हम हार्ट की अगर बात करें तो बैलेनोग्लोसस के अंदर एक डोर्सल हार्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है, डोर्सल हार्ट पाया जाता है, बट इसके अंदर एट्रियल कैविटी जो होती है, जो कि हार्ट से जुड़ी होती है, ये एट्रियल कैविटी क्या होती है, एब्सेंट होती है। हार्डमानिया की बात करें तो हार्डमानिया में हमें वेल डेवलप्ड मस्कुलर हार्ट देखने को मिलता है, ठीक है, इसका हार्ट जो होता है वो डेवलप्ड होता है। एम्फियोक्सिस की बात करें तो इसके अंदर हमें हार्ट कैसा होगा, एब्सेंट दिखाई देगा, मतलब इसके अंदर हार्ट एब्सेंट होता है, प्रेजेंट नहीं होता है। एक्सिक्यूटरी ऑर्गन की अगर हम बात करें तो एक्सिक्यूटरी ऑर्गन के अंदर किस फॉर्म में पाया जाता है एक्सिक्यूटरी ऑर्गन, वो या तो ग्लोमेरुलस के फॉर्म में होंगे या प्रोबोसस के फॉर्म में होंगे। ग्लोमेरुलस हम सब लोग जानते हैं, जैसे कि हमारे अंदर जो बोमन संपुट जो पाया जाता है, ये इस तरह का कुछ, ये इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर पूरा ऐसा नेटवर्क का नेटवर्क जो पाया जाता है, जिसको हम ग्लोमेरुलस बोलते हैं। तो बैलेनोग्लोसस में भी इस नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर जो होती है उसके थ्रू एक्सक्रीशन जो होता है उसमें मदद मिलती है। हार्डमानिया में बात करें तो इसके अंदर एक्सक्रीशन के लिए न्यूरल ग्लैंड पाई जाती है, पाइलोरिक ग्लैंड पाई जाती है और नेफ्रोसाइट्स पाए जाते हैं। नेफ्रीडिया नहीं पाए जाते, नेफ्रोसाइट्स पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्रेंकियोस्टोमा के अंदर। तो ब्रेंकियोस्टोमा में प्रोटोनेफ्रीडिया के थ्रू होता है, नेफ्रीडिया ही होते हैं लेकिन वो इतने ज्यादा वेल डेवलप नहीं होते हैं, तो इसलिए हम उनको क्या नाम देते हैं, उनको हम बोलते हैं प्रोटोनेफ्रीडिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूरल सिस्टम की। नेक्स्ट हम किसकी बात करेंगे, ये है न्यूरल सिस्टम, 19 नंबर पे न्यूरल सिस्टम, ठीक है। न्यूरल सिस्टम की अगर हम बात करें तो ये कैसा होता है, प्रिमिटिव टाइप का होता है। प्रिमिटिव मतलब जो वेल डेवलप नहीं होता, आदिम प्रकार का जो होता है, ठीक है। किसके अंदर बात कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं बैलेनोग्लोसस के अंदर, ठीक है। ये हो रही है बैलेनोग्लोसस के अंदर बात। ये हो रही है हार्डमानिया। हार्डमानिया में न्यूरल सिस्टम हमें कैसा देखने को मिलता है, हार्डमानिया में हमें देखने को मिलता है सिंपल और डीजेनरेट न्यूरल सिस्टम देखने को मिलता है। और एम्फियोक्सिस की अगर हम बात करें तो इसके अंदर भी हमें सिंपल देखने को मिलता है, लेकिन वो डीजेनरेट नहीं होता है, ओके। एम्फियोक्सिस में क्या होता है,
सिंपल होता है बट वो डीजनरेट नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्स सिस्टम की। तो बेलेनोक्लोसस में सेक्स जो होते हैं वो हमें सेपरेट देखने को मिलते हैं, मतलब मेल और फीमेल जो होंगे वो क्या होंगे, अलग अलग होंगे। हार्डमानिया में ये कैसे होते हैं, हार्डमानिया में ये यूनाइटेड होते हैं। ओके, और एम्फिऑक्सस के अंदर भी हमें सेपरेट देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं गोनेड्स की। तो गोनेड्स जो होते हैं वो हमें बेलेनोक्लोसस के अंदर एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा पेयर में भी पाया जा सकता है। हार्डमानिया में बात करें तो केवल एक पेयर होता है, और एम्फिऑक्सस में बात करें तो हमें न्यूमरस देखने को मिलता है, मतलब बहुत सारे देखने को मिलता है। गोनोडक्ट की बात करें हम, गोनोडक्ट जो होती है वो बेलेनोक्लोसस में एब्सेंट होती है, हार्डमानिया में पाई जाती है और एम्फिऑक्सस में एब्सेंट होती है। और फिर लास्ट अगर हम बात करें डेवलपमेंट की, तो बेलेनोक्लोसस में हमें डेवलपमेंट डायरेक्ट भी देखने को मिल सकता है, इनडायरेक्ट भी देखने को मिल सकता है। डायरेक्ट मीन्स लार्वल का फॉर्मेशन हुए बिना डायरेक्ट वो एडल्ट में जो कन्वर्ट हो जाता है, मतलब बिना मेटामॉर्फोसिस के हमें देखने को मिलता है। ठीक है, बीटा मेटामॉर्फोसिस भी हो सकता है या फिर मेटामॉर्फोसिस के थ्रू भी हो सकता है। हार्डमानिया में हमें इनडायरेक्ट देखने को मिलेगा, इसके अंदर मेटामॉर्फोसिस रेट्रोग्रेसिव होता है, मतलब बहुत ही कम देखने को मिलता है। ठीक है, मेटामॉर्फोसिस हमें इनडायरेक्ट तो होता है बट मेटामॉर्फोसिस के थ्रू नहीं होता है। और एम्फिऑक्सस में बात करें तो इनडायरेक्ट होता है बट इसके अंदर मेटामॉर्फोसिस, कायांतरण जिसको हम बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस किसको हम बोलेंगे, कायांतरण, वो हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हमने आज तीनों जो फाइलम थे, सब फाइलम, इनको हमने डील कर लिया, इनके हमने जनरल कैरेक्टर्स को डील कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम क्या करेंगे, इनका जो हैबिट और हैबिटेट होता है उसके कंपैरिजन को हम